हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज हम अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और हमारा दूसरा है जो टॉपिक है वो है मानव विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ आपको 10 कारक शो हो रहे होंगे और हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। तो वंशानुक्रम एक हमारा ऐसा मुख्य कारक है जो वृद्धि और विकास दोनों को ही प्रभावित करता है। तो अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो हमारे जीन्स की सहायता से ही निर्धारित होते हैं। चाहे हमारे रंग की बात हो या हमारे हाइट की बात हो, वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ही मिश्रित गुणों के आधार पर कुछ ना कुछ होती हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, हेरिडिटी की बात करते हैं, तो अगर हमारे पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी है, रोग है, गंभीर बीमारी है जो जेनेटिकल है, तो वो भी बच्चे के विकास पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी, उसके विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। सेकेंड हमारा टॉपिक है पौष्टिक भोजन या पोषक, न्यूट्रिशन। तो ये भी आपको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, भोजन, है ना। अगर हमें बैलेंस्ड फूड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है शिशु को, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो वहीं पे रुक जाएगी, तो वो कुपोषण का भी शिकार हो सकता है ना, उसे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। तो हमें एक बच्चे को नियमित भोजन और उसका जो बैलेंस्ड डाइट है वो ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए उसमें जितने भी विकास के पक्ष हैं, अगर उसका खाना सही से नहीं है, पोषक भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन नहीं है, तो सारे पक्ष क्या होंगे, प्रभावित होंगे। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, संवेगात्मक, मतलब ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है हम उसका, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। थर्ड हमारा है लिंग या यौन विभेद। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। लिंग हम बात करें अगर लड़कियों की, तो वो विकास में स्टार्टिंग में शारीरिक विकास हो या में काफ़ी ज़्यादा उनका तीव्र गति से होता है बालकों की अपेक्षा हम देखें तो। बट उनका जो मानसिक विकास होता है वो लड़कों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और लड़कियों का थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ये एक मेन फैक्टर है लिंग भी। फोर्थ है हमारा पारिवारिक परिस्थितियाँ, यानी फैमिली स्टेटस। तो पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हमारे विकास और वृद्धि दोनों में ही बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। अगर किसी के घर का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या वो आर्थिक स्थिति उनके घर की अच्छी नहीं है, या उनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े या ऐसा माहौल है, तो बच्चे पर पूरा असर पड़ेगा। अगर शैशवावस्था की स्टेज का बच्चा है तो उसका ही काफ़ी महान मनोवैज्ञानिकों का कथन भी है कि जो हमारी शैशवावस्था की एज है उसको निर्माण काल भी कहा गया है। अगर उसी स्टेज में बच्चे को ये सारी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी तो उसके विकास, जो सर्वांगीण विकास है, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। फिफ्थ है संस्कृति और कल्चर। तो जो हमारा कल्चर है, हमारे अपने ही देश की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप्स के कल्चर हैं। अगर इसमें अगर बच्चे सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है तो ये भी एक हमारे विकास में बाधा बन सकता है। सिक्स्थ है वातावरण। वातावरण भी, जैसे वंशानुक्रम मुख्य कारक था, वातावरण भी मुख्य कारक है। और वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये विकास में हमारे बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। अगर हमारा शुद्ध जलवायु, हमारा वातावरण, हवा हमें शुद्ध नहीं मिल रही है, रोशनी प्रॉपर नहीं मिल रही है, जल जो है हमारा दूषित है, तो हमारा वातावरण पूरी तरीके से क्या है, दूषित है या अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, तो हमारा विकास और वृद्धि दोनों ही से प्रभावित होंगे। अगर किसी का घर, बच्चे का जहाँ घर है वो तंग गलियों में है, या नाले के आसपास है, या दूषित जगह पे है उसका घर, तो उसे गंभीर रोग हो सकते हैं। तो वातावरण भी एक मेन फैक्टर है। सेवेंथ हम बात करते हैं बुद्धि की। तो जो इंटेलिजेंस है ये भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि हमारे जो मतलब टर्मैन हैं उन्होंने डिवाइड किया है कि जो हमारे कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं वो जल्दी चलना सीख जाते हैं, उससे जो एवरेज होते हैं, है ना, कुछ मंथ्स उन्होंने डिसाइड किए कि तो अगर बच्चे का मतलब मंद बुद्धि का बच्चा होगा तो वो देर में चलना सीखेगा, वो बोलना भी देर में सीखेगा। तो बुद्धि भी डिपेंड करती है, विकास में बाधा प्रभावित कर सकती है। और एट्थ है हमारा रोग या चोट। जैसे मैंने बात करी, अगर बच्चे में कोई आनुवांशिक रोग है
जो उसको उसके पेरेंट्स से मिल गया, तो वो उसके आने वाले विकास, जो भावी उसका विकास होना है, उसमें क्या करेगा, बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। और चोट अगर बचपन में ही कोई ऐसी अंदरूनी या सर पे या कहीं मान ले सिर पे चोट लग गई है, तो बच्चे का क्या होगा, आगे का जो उसे कोई रोग भी हो सकता है उस चोट से, है ना। तो ये भी एक मेन कारक है। 9th हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंटरनल ग्लैंड्स। तो ये भी एक हमारा जो अध्ययन हुए हैं उनमें कई सारी हमारी ग्लैंड्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, हमें विकास में सहायक होती हैं। जैसे कि हमारी एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है जो हमारा खून है, मतलब रक्त है, उसमें कैल्शियम मिलाने का काम करती है। तो अगर उसका स्त्राव कम या ज़्यादा या कुछ भी हुआ तो जो हमारी बोन्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगी, तो ये भी एक हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। बाकी 10th है हमारा विश्राम तथा निद्रा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, विश्राम तथा निद्रा, कि अगर बच्चे का जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है विश्राम और निद्रा दोनों ही। क्योंकि अगर हमारा शैशवावस्था का बच्चा जो होता है वो उसका जो लगभग सोने की वो होती है टाइमिंग, वो कम से कम 12 घंटे तक सोना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाल्यावस्था में 10 घंटे और किशोरावस्था वालों के लिए 8 घंटे नींद प्रॉपर उनको मिलनी चाहिए। अगर उन्हें इस हिसाब से उन्हें प्रॉपर उनकी नींद नहीं है, उन्हें रेस्ट नहीं सही से मिल रहा है, तो ये भी एक हमारा विकास और वृद्धि दोनों के लिए ही एक कारक है जो हमारी विकास वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानव विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ चार्ट फॉर्म दिख रहा होगा अवस्थाओं का। तो यहाँ कुल मैंने 5 अवस्थाएं लिखी हैं और उनकी लगभग आयु और सामान्य अवधि लिखी है। तो फर्स्ट हमारी जो अवस्था मैंने लिखी है गर्भावस्था। इसकी जो आयु है लगभग क्या है, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक, और इसकी जो एक अवधि होती है वो 9 माह से 10 दिन तक की होती है, सामान्य अवधि। सेकेंड हमारा है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। तो ये इसकी जो आयु है वो है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, और सामान्य अवधि भी 6 वर्ष है। थर्ड हमारी स्टेज आती है बाल्यावस्था की, जिसकी आयु है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और इसकी स्टेज भी है 7 वर्ष तक। फोर्थ है किशोरावस्था एडोलसेंस, और इसकी स्टेज ये हमारी 4th स्टेज है, और जिसकी आयु है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, और इसकी जो नॉर्मल अवधि है वो है 6 वर्ष तक। फिफ्थ है हमारी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की जो हमारी आयु स्टार्ट होती है वो होती है 19 वर्ष से अधिक। हम बात करें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारी ये जो 3 अवस्थाएं ये हमारी इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं को हम आगे लेकर चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी शैशवावस्था, तो हम इन्हीं को आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो आयु है वो मानी गई है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, और ये हमारी जन्म के बाद की क्या है, पहली अवस्था है। और इसकी जो आयु मैंने बताई कि जन्म के उपरांत 6 वर्ष तक इसकी आयु निर्धारित की गई है, वही शैशवावस्था कहलाती है। और जो शैशवावस्था का हम शब्द देखें कि शिशु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। और ये जो शिशु शब्द, इन्फेंट शब्द है, ये कहाँ से, ये लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फेरी। तो इन का अर्थ होता है नहीं, और फेरी से मतलब होता है कि बोलना। तो शिशु का मतलब वही कि जो हम पूर्व शैशवावस्था माने, यानी 0 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं ना शैशवावस्था। तो इससे यही है कि शैशवावस्था की एज में जो इसका मतलब है कि नहीं बोलना। आगे हम कंटिन्यू करें इसी को। शैशवावस्था के कुछ नाम भी हैं जिन्हें हम शैशवावस्था की एज से रिलेट करके कह सकते हैं कि खिलौने की उम्र, क्योंकि खिलौने की उम्र से आप समझ रहे होंगे शैशवावस्था की एज में जो बच्चा होता है वो खिलौनों के ज़्यादा आसपास होता है ना, ज़्यादा क्लोज होता है, तो इससे खिलौने की उम्र भी कही गई है। अनुकरण की उम्र, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। वो अपने से बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं की नकल उतारने की क्या करते हैं, उन्हीं से वो सीखते हैं। समायोजन की उम्र, वो धीरे धीरे 6 वर्ष तक आते आते वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना समायोजन करते हैं, तो इसे समायोजन की उम्र भी कही गई। और वैलेंटाइन ने इसे सीखने का अनोखा काल या सीखने का आदर्श काल भी बताया है। इस उम्र को सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं या सीखने का आदर्श काल, और इसे निर्माण काल भी कहा गया है। चलिए
आगे हम कुछ कथन देखेंगे। फ्रायड का कहना है शैशवावस्था पे कि जो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह जन्म के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यानी द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रीक्वेंटली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज 4th और 5th ईयर्स। तो इनका कथन भी ये बहुत फेमस है और कई बार कथन दे करके पूछ लिया जाता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका मानना था कि जो हमारी शैशवावस्था की एज को इन्होंने इतनी इम्पॉर्टेंट एज मानी है कि ये स्टेज पे जो बच्चा होता है उसका निर्माण काल, मतलब इसे निर्माण काल की अवस्था इसीलिए कही जाती है कि जो भी उसका मस्तिष्क का या जो भी उसके ये स्टार्टिंग के एज होती है 4 से 5 साल तक डिसाइड कर जाते हैं उसकी पूरी उम्र में कि उसे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। ऐसे ही वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का एक अनोखा काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो देखते हैं, पहली विशेषता है अनुकरण द्वारा सीखना। जैसे मैंने बताया कि अनुकरण के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, अपने से बड़ों को वो देखते हैं और उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे ही कॉपी करते हैं उनको, उनके द्वारा ही वो धीरे धीरे सीखते हैं। आपस में वातावरण जैसा उन्हें मिलता है वो वैसे ही उसको देख देख के सीखते हैं। चाहे घर में अगर बच्चे के घर में हिंदी बोली जाती है, जो भी बोली जाती है, तो वो देख देख के सुन सुन के क्या करता है, वो सीख लेता है उसे। सेकेंड है आत्म केंद्रित या आत्म प्रेम की भावना। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं, इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें स्व प्रेम की जो भावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है, बहुत तीव्र होती है। और वो इससे ये भी समझ सकते हैं, इसको दूसरा वर्ड भी दिया गया है, इसे नैरसिज्म भी कहा गया है। और इसमें ये होता है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर बच्चे की माँ है, अगर किसी और बच्चे को गोदी ले लेती है या उसे खिलाती है ना, प्यार करती है, तो बच्चे को क्या होती है, वो बच्चे को ईर्ष्या होने लगती है। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर स्वप्रेम की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो अपने खिलौनों के प्रति हो या किसी चीज़ वो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। थर्ड है मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार, यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी कोई भी चीज़ होती है, चाहे उनको भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, मूल प्रवृत्ति अपनाते, मतलब रोते हैं। उन्हें कोई गुस्सा आएगा तो वो सामान फेंक के रोना और ऐसे करके, तो वो जो इनका बिहेवियर होता है वो मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। फोर्थ है शारीरिक विकास में तीव्रता। तो जो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है, चाहे वो उनकी लंबाई का हो या उनके वजन का हो, है ना। इसमें इस एज के बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होती है। और जो उनके दूसरे भी पार्ट हैं और मांसपेशियां हैं ना, उनका भी धीरे धीरे क्रम वाइज विकास होता रहता है। और फिफ्थ है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। तो जो मानसिक क्षमता होती है शैशवावस्था में शिशु की, तो उस पर भी उनका काफ़ी तेज़ी से उनका उसमें विकास होता है, चाहे वो ध्यान करने की हो या उनकी कल्पना शक्ति हो या स्मरण शक्ति का विकास हो, इस एज में काफ़ी तेज़ी से होता है। आगे देखते हैं संवेगों का प्रदर्शन। जैसे मैंने बताया कि इस एज के बच्चे क्या करते हैं, संवेग का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, हाथ पैर पटकना, और मतलब ये अपने क्या करते हैं, पूरे अपने संवेग उत्तेजित होकर के, कोई मतलब जन्म के समय जो शिशु होता है उसमें उत्तेजना के अतिरिक्त कोई संवेग नहीं होता है। वो ज़्यादातर क्या करता है, या तो क्रोध करेगा या रोएगा, है ना। यही सारी चीज़ें जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा निकाली गई हैं, मतलब अध्ययन करके, तो ये मेन वो संवेगों का प्रदर्शन इस एज के बच्चे ज़्यादा करते हैं। सेवेंथ है पर निर्भरता, मतलब वो अपने से बड़ों पर डिपेंड रहते हैं इस एज के बच्चे। इस एज के बच्चे अपनी सेम एज के बच्चों के साथ खेलना नहीं पसंद करते हैं, वो बड़ों के ही साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। एट्थ है नैतिक भावना का अभाव। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नैतिक भावना का अभाव रहता है, उन्हें अच्छे बुरे या समाज के जो नैतिक नियम बनाए गए हैं उन पे वो काम नहीं करते हैं, उनमें इनका अभाव होता है, इनको ज्ञान नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, वो उस अकॉर्डिंग तो इनमें नैतिकता का अभाव होता है। नाइन्थ है काम प्रवृत्ति। तो ये जो काम प्रवृत्ति है ये मेन महान मनोवैज्ञानिक जो सिगमंड फ्रायड हैं
मनोविश्लेषणवाद के, उनका ये मानना है कि जो शैशवावस्था की अवस्था होती है उसमें शिशु में काम प्रवृत्ति जो होती है वो उसकी जो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है। इन्होंने ऐसे बताया है, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो लड़के होते हैं इन्होंने ऐसे संबोधित किया है, ये इनका मानना था ऐसा कि जो लड़के होते हैं वो अपने माता के ज़्यादा मतलब माता के ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनसे ज़्यादा शेयर करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने फादर के ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो उन्होंने इसको ऐसे बताया, और इन्होंने ऐसे ही बताया कि जो बच्चा होता है वो अपने हाथ पैर को मतलब अंगूठे को चूसता है, और इन्होंने काम प्रवृत्ति को ऐसे इसमें बताया शैशवावस्था में। 10th है हमारा सामाजिक भावना का विकास। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, सामाजिक भावना का अभाव रहता है, और ये जो है अकेले खेलना पसंद करते हैं या बड़ों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ये अपने साथ वाले जो भाई मतलब बच्चे होते हैं अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। 8th है करके सीखने की आदत। तो इस एज के बच्चों में करके सीखने की आदत भी काफ़ी प्रबल होती है। ये खुद से ही मतलब हर चीज़ क्या सीखना चाहते हैं, वो देख देख के सीखते हैं। 12वीं है दोहराने की प्रवृत्ति। तो दोहराने की प्रवृत्ति मतलब कि शैशवावस्था का बच्चा जो होता है, आप ने ध्यान दिया होगा अगर बच्चे आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, तो आप जो भी बातें करते हैं तो क्या करते हैं, वो उन एज के बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ रिपीट करते हैं, वो वैसे ही रिपीट कर कर के क्या करते हैं, वो सीखते हैं। तो इसमें रटने की प्रवृत्ति भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 13th है जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस एज के बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। अगर उन्हें कोई खिलौना दे दिया जाए या कोई चीज़ दे दिया जाए तो उनमें इतनी प्रवृत्ति होती है कि वो उस खिलौने को खोल के पूरा चेक करते हैं कि कैसे क्या बना है, और उनमें ये भी होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इस तरह के प्रश्न उनके ज़्यादा होते हैं। तो इस एज की अवस्था के बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति भी काफ़ी तेज होती है। आगे हम देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास में देखिए हमने कुछ लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा मस्तिष्क। तो शैशवावस्था में जो शिशु का मस्तिष्क का विकास होता है वो 350 ग्राम विकसित हो जाता है। हड्डियों की संख्या जो होती है वो लगभग 270 के आसपास होती है, उनकी हड्डियों की संख्या। उनकी जो लंबाई होती है वो मानी गई है सामान्य 51 सेंटीमीटर। उनका वजन भी 6 से 8 पाउंड माना गया है। धड़कन उनकी अनियमित रहती है, वो रहती है 140 पर मिनट। और जो दांत होते हैं, यहाँ मैंने 20 लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बच्चे के दांत ऑल ओवर होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। वो दिखने कब लगते हैं, वो 3 वर्ष तक के क्या होते हैं, दिखने लगते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे हम बढ़ेंगे बाल्यावस्था की तरफ। यहाँ शैशवावस्था की देखिए कुछ मैंने गामिक नियंत्रण अवस्थाएं लिखी हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले माह में बच्चा क्या करता है, पेट के बल लेटे होने पर थोड़ी ऊपर उठाता है ना। ऐसे ही देखिए आपको पिक्चर से समझ में दूसरे के माह में जब आता है तब वो क्या करता है, लेट के क्या करता है, घिसट कर ऐसे चलने का प्रयास करता है। तीसरे माह में वो पलटने लगता है, पीठ के बल लेटने और सिर उठाने का प्रयास करता है। और जब वो 4 माह या 13वां माह हम कह सकते हैं तो वो घिसट कर चलने की प्रयास में रहता है। उसके बाद 14 माह में 5वें माह में आते आते वो गोद में बैठने लगता है। 14 माह में क्या होता है, अकेले खड़ा होना भी सीख लेता है। फिर धीरे धीरे वो कुर्सी पर बैठना, फिर बिना सहारे के क्या करता है, चलना है ना, खड़े होना, सामान पकड़ कर खड़ा होना। 10 महीने में आते आते वो घुटने के बल चलना सीखता है। 11 महीने में वो क्या करता है, उंगली पकड़ कर चलता है। और 2 माह में 12 माह में सामान को पकड़कर, और फिर वो ऐसे ही, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, 15 माह तक आते आते बच्चा क्या करता है, सेल्फ अकेले खुद से खड़े, उससे किसी सहारे या घिसट कर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद चलना स्टार्ट कर देता है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो लगभग आयु मानी गई है वो है 6 से 12 वर्ष तक। और बाल्यावस्था जो विकास की शैशवावस्था के बाद की दूसरी अवस्था है ना, शैशवावस्था जब समाप्त हो जाती है उसके बाद हमारी जो अवस्था लगती है वो है बाल्यावस्था।
और सामान्यतः इसकी अवधि क्या है, 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कथन ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था पर इन्होंने कुछ कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्था को सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था बताई है। इन्होंने कहा है जो अध्यापक इस अवस्था में बालक को शिक्षा देते हैं उन्हें बालक की आधारभूत आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं, उनकी परिस्थितियों को पूर्ण जानकारी होना चाहिए। उनके व्यवहार को रूपांतरित एवं परिवर्तित, मतलब इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो उसकी प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था मानी गई है ये, क्योंकि इस एज में जब बच्चा 6 वर्ष से 12 वर्ष के अंतराल में क्या इस विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, तो जो टीचर है उसको ऐसे गाइड करना हो चाहिए बच्चे को कि उसका सर्वांगीण विकास अच्छे से हो सके। आगे हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं, या पहले देखते हैं इनके कुछ अन्य नाम। तो इनको कुछ नाम से संबोधित करते हैं, जैसे गंदी उम्र या गंदी आयु नाम दिया गया है। गंदी उम्र से मतलब ये है कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती है, वो इधर उधर खेलते हैं तो अपने कपड़े और अपने आप को क्या कर लेते हैं, गंदा कर लेते हैं ना, मिट्टी में खेलते हैं, और ये तो इससे मतलब ये है, इसको गंदी उम्र कही गई है। चुस्ती फुस्ती की उम्र कही गई है। चुस्ती फुर्ती की उम्र इसलिए कही गई कि इस एज का जो बच्चा होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है और हर चीज़ काम में क्या होती है, तेज़ी होती है, चाहे वो खेलने में हो, काम करने में हो। इसे चुस्ती फुर्ती की उम्र भी कही गई है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी इसे कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो संवेगात्मक विकास हमारे जो होते हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे से विकसित होने लगते हैं। और इसे मिथ्या परिपाक काल कहा है रॉस ने। इन्होंने कहा है कि इस एज में आते आते बच्चा अपने आप को थोड़ा थोड़ा क्या स्कूल बाहर निकलने लगता है, अपने ग्रुप साथ के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या अपने आप को परिपक्व समझने लगता है ना, तो इसलिए इसे मिथ्या परिपाक काल भी कहा गया है। और लास्ट है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। तो इसे प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था क्यों कही गई, क्योंकि इस एज में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। आगे भी कुछ हम नाम देखते हैं। इसे टोली की उम्र या समूह या ग्रुप एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे जो हैं वो अपने क्या कर लेते हैं, गैंग बना लेते हैं ना, अपने साथ के उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद कर देते हैं उनके साथ, तो एक ग्रुप फॉर्म में इसे इसलिए टोली की उम्र कहा गया है। और कोल और ब्रूस मनोवैज्ञानिक ने इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा है, बाल्यावस्था को। चलिए आगे देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं और इनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो पहली जो विशेषता है वो है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इस एज की जो अवस्था में आते आते बच्चे में जो शारीरिक विकास होता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अभी हमने शैशवावस्था में पढ़ा, वहाँ पे जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन इस एज में आते आते स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और जो आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है यहाँ पर। अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जब विद्यालय जाने लगता है, अपने एज के ग्रुप वालों बच्चों के साथ खेलना बैठना है ना पसंद करता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। थर्ड है संग्रह प्रवृत्ति। इस एज के बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो काफ़ी प्रबल होती है। वो हर चीज़ को क्या करता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, खिलौने से रिलेटेड सामान हो, है ना, कुछ भी हो, वो खेलने से संबंधित जितनी भी सामान, वो क्या करता है धीरे धीरे उनको इकट्ठा करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसमें इस एज के बच्चों में संग्रह प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। फोर्थ है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। तो इस एज के बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। शैशवावस्था में हमने पढ़ा, वहाँ नैतिक गुणों का में क्या होता है, अभाव होता है, वहाँ पे उनको समझ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे उनको सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास यहाँ पे होने लगता है, क्योंकि वो अब बाहर घर से निकलते हैं, वो अपनी एज के बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना, आस पड़ोस में देखते हैं, वो वातावरण को देखते हैं आसपास का, अपने विद्यालय में जाते हैं, वहाँ थोड़ा अनुशासन सीखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। फिफ्थ है काम प्रवृत्ति की न्यूनता।
जैसे कि सिगमंड फ्रायड का कथन था कि उसमें जो शैशवावस्था की एज में काम प्रवृत्ति जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है शैशवावस्था में, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है, मतलब यहाँ पे ना के बराबर होती है। यहाँ पे बच्चा अपने विद्यालय में, अपना सामाजिक में, मतलब इन सब चीज़ों में बिजी रहता है, तो यहाँ पे न्यून मानी गई है काम प्रवृत्ति की भावना। आगे हम देखते हैं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक योग्यता होती है उसमें वृद्धि होती है। वो चाहे वो मतलब स्कूल जाना स्टार्ट करते हो तो उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है ना, उनकी जिज्ञासा भी मतलब काफ़ी तेज होती है और वो देख के सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, वो क्या होती है, काफ़ी इंक्रीज होती है। 8th है रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो इस एज की जो अवस्था है 6 से 12, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, रचनात्मक वर्क भी करते हैं। जैसे कि वो किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो वो रचनात्मक लाइक वो आर्ट पेंटिंग करने का शौकीन करने लगते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम जेंडर के हिसाब से डिवाइड करें, मतलब लड़कों में और लड़कियों के शौक़ थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे लड़कियों में कुछ हमारी कला से रिलेटेड, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, या रसोई से संबंधित थोड़ी रचनात्मक चीज़ें काफ़ी तेज हो जाती, रुचि लेने लगती हैं लड़के। जैसे मान लें हम किसी और चीज़ों में, कोई गेम है या उनमें रुचि लेने लगते हैं, इसलिए इसमें रचनात्मक कार्यों में रुचि में क्या होती है, इंटरेस्ट लेते हैं। 9th है जिज्ञासा की प्रबलता। तो इस एज के बच्चों में भी जो जिज्ञासा होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल, मतलब काफ़ी तेज होती है। यहाँ पर भी वो क्वेश्चन करते, जैसे शैशवावस्था में बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्यों कैसे का, तो उससे संबंधित यहाँ में भी उसके कारण से संबंधित करके वो क्वेश्चन क्यों ये कैसे हुआ है ना, इनके क्वेश्चंस में क्या होता है, वो ज़्यादा ही विभिन्न तरह के क्वेश्चंस करने लगते हैं, वो कारण भी जानना चाहते हैं हर चीज़ का। तो यहाँ पे जिज्ञासा में भी प्रबलता होती है। और 10th है हमारा बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास। पहले बच्चा क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, मतलब अंतर्मुखी तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, लेकिन वो घर तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर उसके साथ क्या होता है, एक्सटेंट हुआ ना, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, आस पड़ोस में खेलना स्टार्ट कर देता है, अपने साथ के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। तो क्या होता है, उसका जो बहिमुखी व्यक्तित्व होता है, वो एक्सट्रोवर्ट जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो निखर कर आने लगती है ना। वो और बाहर की जो और जानकारी मतलब जानना चाहता है कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है ना, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे तेज हो जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था में जो हमारा शारीरिक विकास है, मस्तिष्क का जो विकास है वो 1300 से लेकर के नॉर्मल जो माना गया है 1350 ग्राम तक के माना गया है, यानी 95% हमारे मस्तिष्क का बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। हड्डियों की जो संख्या है यहाँ पे देखिए लगभग 350, वहाँ 270 थी शैशवावस्था में, यहाँ 350 कैसे, शैशवावस्था में जो हड्डी होती हैं वो काफ़ी लचीली होती हैं। इस एज में आते आते क्या होती हैं, हड्डियाँ जो है ना, हर मतलब कड़ी होना, कड़क होना स्टार्ट हो जाती है ना, लचीली नहीं रहती हमारी बॉडी। तो जो वही जो जॉइंट्स होते हैं उन्हीं में क्या होती है, हड्डियों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई लिखी है, लगभग 350। लंबाई देखिए मैंने जेंडर के हिसाब से लिखी है। लड़कों की लंबाई जो होती है वो 108.5 सेंटीमीटर से लेकर के 138.3 सेंटीमीटर तक सामान्य मानी गई है। और लड़कियों की आई थोड़ी सी कम देखी बाल्यावस्था में, 107.4 से लेकर 139.2 सेंटीमीटर तक मानी गई है। वजन जो है यहाँ 6 से, सॉरी ये गलत लिखा है, वजन में यहाँ पर आएगा 16 किलो से लेकर के सामान्य हम मानते हैं 6 साल के बच्चे की जो एज मतलब वजन है वो किलोग्राम में आप इसे देखिए तो 16 किलो से लेकर के उसका 12 वर्ष तक आते आते 28 किलो तक नॉर्मल माना गया है। और लड़कियों का 16 से लेकर के 29.8 किलोग्राम माना गया है। ठीक है, क्लियर। ये मैंने गर्ल्स का लिखा है और ये बॉयज़ का लिखा है। धड़कन जो है यहाँ पर थोड़ा वहाँ नियमित रहती है शैशवावस्था में, यहाँ थोड़ी सी 95 से लेकर के 100 प्रति मिनट होती है। और जो दांत होते हैं यहाँ पे स्थायी दांत आ जाते हैं 27 से 28।
क्लियर। तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम किशोर अवस्था पर डिस्कशन करेंगे और उसमें हम साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कुछ ऐड करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ में आया। चलिए, आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।